खाड़ी देशों में बारूद की गूंज अब महायुद्ध का अलार्म बजा रही है, क्योंकि पिछले 100 घंटों से जारी इस घमासान ने साफ कर दिया है कि ईरान घुटने नहीं टेकेगा। इधर अमेरिका और ईरान के बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट डील की बात चल रही है, लेकिन यह डील भी संभव नहीं हो पा रही, बल्कि अब इस बीच काउंटर अटैक से अरब में कोहराम मचा हुआ है। इसका सबूत बहरीन और कुवैत पे हुए भीषण ड्रोन हमले से दे दिया गया है। मुस्तफा ने आखिरी चेतावनी देकर अमेरिका की धड़कनें भी बढ़ा दी हैं, और इस बीच ये तो साफ हो गया है कि ईरान अमेरिका के आगे नहीं झुकेगा। अगर अमेरिका ने नाकाबंदी नहीं हटाई तो जंग सिर्फ फारस की खाड़ी तक ही नहीं रुकेगी, बल्कि ये विनाश अब और भी ज्यादा भीषण होगा। यह विनाश चक्रव्यूह अब 7 समंदर तक फैलेगा। अब सवाल उठ रहा है कि क्या ट्रंप की गन बोट डिप्लोमेसी ईरान को झुका पाएगी, या आधी रात को यह संग्राम तीसरे विश्व युद्ध का नया फ्रंट खोलने जा रहा है। क्योंकि बारूद की गूंज खाड़ी से उठी है, लेकिन इसकी प्रतिध्वनि 7 समंदर तक सुनाई देने जा रही है। जहां कूटनीति कमजोर पड़ती है, वहां युद्ध अपनी जगह बना लेता है। इसका जीता जाता उदाहरण ईरान, अमेरिका और इजराइल के इस त्रिकोणीय युद्ध में आप देख रहे हैं। इस त्रिकोणीय युद्ध में अभी और कितने देश पिसे जाएंगे, ये भी देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा, क्योंकि बहरीन, कुवैत, लेबनान और इसमें कई देश शामिल हो चुके हैं। युद्ध का दायरा जितना बढ़ेगा, वैश्विक सुरक्षा की चुनौती उतनी गहरी होगी। इसका संकेत ईरान ने भी दे दिया है। पिछले 4 दिन ईरान ने पश्चिमी एशिया के 5 देशों पर हमले किए, जिसमें बहरीन, कुवैत, इराक, यूएई और ओमान शामिल है। ईरान ने ड्रोन और मिसाइलें भेजकर बता दिया है कि हर देश उसकी रेंज में है। अगर किसी को लगता है कि ईरान उस पर हमला नहीं करेगा, तो वो बहुत गलत सोच रहे हैं। वो कभी भी इन देशों को दहला सकता है, यानी कि ईरान ने सिर्फ रिहर्सल किया है। ईरान ने साफ चेतावनी दी कि ये तो सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। असली तबाही की तस्वीरें आनी बाकी है। खास बात यह है कि ईरान ने सैन्य ठिकानों के अलावा उन जगहों पर भी हमले किए हैं जहां सिविलियन पहुंचते हैं। इसका सीधा मतलब यही है कि ईरान अब लोगों को भी टारगेट कर रहा है। इधर अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष खत्म होने को लेकर लगातार बातचीत हो रही है, लेकिन दोनों ही देश अपने अपने रुख पर अड़े हुए हैं, जिसकी वजह से अब तक इसका कोई समाधान नहीं निकल पाया। अब देखिए, इस बीच अमेरिका का सेंट्रल कमांड सेंटकॉम ने यह दावा किया है कि उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री यातायात को खतरा पैदा करने वाले 2 ईरानी वन वे अटैक ड्रोन को मार गिराया है। अब देखिए, यह भी कहा गया है कि कार्रवाई क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों और अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की जो है कवायद अब शुरू हो गई है। अमेरिका के इस कदम से कोई जो देश है, दोनों जो देश हैं, उनके बीच अशांति फैल रही है, यानी कि जो बातचीत चल रही है उस पर भी अब असर पड़ रहा है। वहीं ईरान की भी अगर हम बात करें तो ईरान इस ऐसी परिस्थिति में है कि ईरान ने साफ कर दिया है कि हम हार नहीं मानेंगे। ईरान हॉर्मुज पर कंट्रोल नहीं छोड़ेगा। उसने भी साफ कर दिया है कि अगर बातचीत होती है तो बातचीत की टेबल पर परमाणु प्रोग्राम तभी आएगा जब अमेरिका हमला नहीं करने की गारंटी देगा। अब ईरान इन शर्तों को लेकर जब सामने आया तो इधर ट्रंप बौखलाए हुए नजर आ रहे हैं। अब सीधे तौर पर गन बोट डिप्लोमेसी का दूसरा दौर शुरू करने का आदेश इधर दे दिया गया है। गन बोट डिप्लोमेसी यानी कि इस हद तक ईरान पर सैन्य दबाव बढ़ाया जाएगा जिससे वो बात करने के लिए तैयार हो जाए और फिर सरेंडर के लिए भी। इसी वजह से हॉर्मुज से लेकर ओमान की खाड़ी तक हलचल बढ़ी हुई है, जिससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि जल्द ही युद्ध का दूसरा दौर भी शुरू हो सकता है। अब देखिए, ईरान पर कभी भी बड़ा हमला हो सकता है, क्योंकि अमेरिका इसके लिए पूरा तैयार हो चुका है। लेकिन ईरान की तैयारी बता रही है कि अब सिर्फ अमेरिकी सैन्य ठिकाने ही नहीं, बल्कि अरब देशों में भी बारूदी जलजला आना बिल्कुल तय हो गया है। और अब जब दूसरे दौर के युद्ध को लेकर चर्चा हो रही है, तो यह भी जानना बहुत जरूरी है कि बातचीत और इस युद्ध का खतरा, आखिर इन दोनों के बीच में क्या समाधान ये दोनों देश ढूंढेंगे। हमारे साथ चर्चा के लिए 2 खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल अनुज माथुर सर है, रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर आज वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और सुनील कुमार सिंघल सर है, पूर्व राजदूत हैं। उनके अनुभव से समझेंगे कि आखिर बाकी के देशों के साथ रिश्तों पर क्या असर पड़ेगा। एक बार फिर स्वागत आप दोनों का। माथुर सर, आप ही से शुरुआत, क्योंकि एक बार फिर से धमकियों का दौर, और अब आशंका यह है कि जिस तरीके से गोलीबारी चल रही है, ड्रोन से हमले चल रहे हैं, क्या माना जाए, कब तक ये डील की जो बात चल रही थी, डील तो हो नहीं पा रही है, लेकिन युद्ध का दूसरा दौर जरूर शुरू हो जाएगा।
जय हिंद सुचित्रा। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा और बिल्कुल सही एक्सप्रेशन का आपने प्रयोग किया, गन बोट डिप्लोमेसी। गन बोट डिप्लोमेसी एक ऐसी नीति है जहां कोई शक्तिशाली राष्ट्र, ये इसमें इंपॉर्टेंट इशू है, शक्तिशाली राष्ट्र अपनी सेनाओं का प्रदर्शन करके, खास करके नेवी या युद्धपोत इस प्रकार की सेनाओं का प्रयोग करके दबाव बनाता है। ये एक्चुअल हमला नहीं है जो चीन कर रहा है आज। ताइवान के चारों ओर लगातार उनके ऊपर अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहा है, वो दबाव बनाने का प्रयास है इस मंशा से कि आप उनको अपनी शर्तें मनवाने पर मजबूर कर सकें। वही अमेरिका कर रहा है, हमले नहीं कर रहा है, लड़ाई नहीं शुरू कर रहा है, फुल फ्लेजेड वॉर। कल भी हम इस विषय पे बात कर रहे थे, तो ये फुल फ्लेजेड वॉर शुरू नहीं कर रहा है। अब जहां तक सवाल इसके दायरे के बढ़ने का है, देखिए निश्चित रूप से ये दायरा, क्योंकि सब ईरान की समस्या क्या है, ईरान इस बात को जानता है कि वो मिलिटरीली अमेरिका के सामने अमेरिका को हरा नहीं सकता। लेकिन एक बात उन्होंने निश्चित बार बार सिद्ध करी है कि वो अपनी रेजिलियंस और अपनी कॉम्बैट पावर के सही यूटिलाइजेशन से वो अमेरिका के सामने खड़े रह सकते हैं। 2-3 महीने से खड़े हैं और आने वाले समय में भी खड़े रहेंगे। तो ये बात बिल्कुल उनको भी मालूम है कि एज लॉन्ग एज ईरान इज नॉट लूजिंग दे आर विनिंग। जब तक उनकी हार नहीं हो रही है वो जीत रहे हैं, ये बात बिल्कुल निश्चित रूप से हमें पता होनी चाहिए। तो अब ईरान ने धमकी दी है कि वो इसका दायरा बढ़ाएगा, इसको बाबल मंदेब में लेकर के जाएगा, इसको हिंद महासागर में लेके जाएगा, इसको मेडिटेरेनियन सी में लेके जाएगा। मेरा ये मानना है ये भी एक दबाव बनाने की रणनीति मुझे लग रही है। ऐसा कुछ अगर ईरान ने करने का प्रयास किया तो वो पूरी दुनिया में अपने शत्रुओं की संख्या को बढ़ावा देगा, अकेला अलग थलग पड़ जाएगा। क्योंकि जिस प्रकार से पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था इस युद्ध की वजह से गर्त में जाती जा रही है, वो और ज्यादा उस पर प्रभाव पड़ना शुरू हो जाएगा। बाबल मंदेब का बंद होने का मतलब है यूरोप से एशिया और पश्चिम एशिया, सदर साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया का जो यूरोप व्यापार है उस पर सीधा सीधा असर पड़ना। तो मेरा यह मानना है कि इस प्रकार की हरकत करने से पहले ईरान कई दफा सोचेगा और दबाव लगातार बढ़ाया जा रहा है। तरीका अमेरिका को समझ में आ गया है कि वो ब्लॉकेड को बनाए रखेंगे और उसके मार्फत ईरान के ऊपर आर्थिक रूप से लगातार दबाव बढ़ाएंगे ताकि ईरान आपकी बातें मानने पर मजबूर हो जाए। ठीक है सिंघल सर, हम ये देखते हैं कि जब ईरान कोई बयानबाजी करता है, चेतावनी देता है, तो पूरी दुनिया उसको सीरियसली लेती है। पर डोनाल्ड ट्रंप के साथ ये चीजें आजकल नहीं हो रही है, क्योंकि 1 हफ्ते तक 10 दिन तक लगातार धमकी देना और एक्शन के नाम पे कुछ नहीं। डील की बात होती है, कभी ईरान इस बात को झुठला देता है कि हमारे बीच कोई बातचीत नहीं हो रही है। इधर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि बहुत जरूरी और बहुत ही संवेदनशील तरीके से हम बात करें, बहुत जल्दी डील हो जाएगी। क्या वो कारण है कि ईरान की चेतावनी को इतना सीरियस लिया जा रहा है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की बातों को, उनकी धमकियों पर कोई जो है चिंता ही नहीं जाहिर कर रहा? बात सुचित्रा जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जिस तरह से नैरेटिव आजकल चल रहा है ईरान और प्रेसिडेंट ट्रंप के बीच, ना कोई स्टेटमेंट देते रहते हैं, कभी वो धमकी देते हैं, कभी समझौते की बात करते हैं, कभी कहते हैं मैं उनके सुप्रीम लीडर से मिलने के लिए तैयार हूं, टू बी एन ऑनर फॉर मी टू मीट हिम। तो उससे क्या हो रहा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो काम कर रहे हैं या वो करना चाहते हैं उसके बारे में बराबर सबके मन में संदेह है। तो वो उससे एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। और अभी भी पीछे जो पिछले 24 घंटे 48 घंटे में जो हुआ है, जो खबरें आई हैं, उसमें ईरान ने शायद वो एक्सप्लोरेटरी उन्होंने ड्रोन वहां भेजे, उस पर उन्होंने अमेरिकन साइड ने उसको अटैक किया, उनको डिस्ट्रॉय कर दिया। और उनके जो रडार स्टेशन पर जो है और कुछ उनको कामयाबी ज्यादा नहीं मिली। लेकिन इससे क्या हुआ है कि अनसर्टेनिटी जो है तो वो बहुत बढ़ गई है, क्योंकि ये तो बहुत साफ है, ना ईरान ना यूएस, प्रेसिडेंट ट्रंप दोनों कोई फुल फ्लैज लड़ाई के मूड में नहीं है, ना ही वो चाहते। केवल उनकी कोशिश ये है कि उनकी शर्तों पे, ईरान की शर्तें हैं जहां तक और या अमेरिका की शर्तें हैं, उनकी शर्तों पे ये शांति की जो बात चल रही है वो आगे बढ़े। तो ये सब इंडिकेशन जो है, एक तरीके से मैं कहूंगा एक पॉजिटिव इंडिकेशन है कि दोनों तरफ से ये कोशिश है कि
अल्टीमेटली कि हम बातचीत के रास्ते से ही इसकी समस्या का हल करें, क्योंकि ईरान की भी हालत इकोनॉमिकली बहुत खराब है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि वो ऑयल एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, फूड खाने पीने की समस्या उनके यहाँ बहुत ज्यादा होती है। लेकिन डिफायंस जो है वो कंटिन्यू है, ये की तरफ से है, क्योंकि रिजीम की जो नेचर है वो बड़ी रिप्रेसिव है, वो जनता का ध्यान नहीं रखते, वो केवल अपने सर्वाइवल में। तो ये जो है वो फैक्टर हमें इनको प्रेसिडेंट ट्रंप को अपनी जो ठीक है। क्योंकि देखिए सिंगल सर जो बात बता रहे हैं वो बिल्कुल समझ में भी आता है कि फुल फ्लेज अगर युद्ध के मूड में होते जिस तरीके से पहले अमेरिका था तो तुरंत हमले करते, लेकिन डील चाहते हैं पर झुकना कोई नहीं चाहता। ये यहाँ पर जो है चीज ध्यान रखने वाली चीज है। माथुर सर, इस बीच में IRGC का कंट्रोल जिस तरीके से सामने आ रहा था, इस बीच अब ईरान की ये धमकी आ रही है, क्या आने वाले समय में अमेरिका अपने सच में उन तमाम जो उनके डिफेंस सिस्टम के और उनके जो फाइटर जेट्स है इन सबका इस्तेमाल करते हुए ईरान पर हमले करेगा अगर ये बातचीत और आगे नहीं बढ़ती है? और ये जो चेतावनी है जिसको पूरी दुनिया सीरियस ले रही है, क्या इसको डोनाल्ड ट्रंप सीरियस लेंगे? सुचित्रा, देखिए एक बात बिल्कुल साफ है और वो बात ये है कि अमेरिका को जब तक यहां से एक फेस सेविंग ऑफ रैंप नहीं मिलेगा, यानी कि वो यहां से एक विक्ट्री के नोशन के साथ निकल करके जाएं, जब तक ऐसा उनका मौका नहीं आएगा तब तक आप ये निश्चित मान के चलें सुचित्रा कि ये युद्ध समाप्त होने वाला नहीं है। स्टॉप। जब उसकी मैं वजह बताता हूं। देखिए, जिस बराक ओबामा के समझौते को उन्होंने ट्रैश कह के रद्दी के टोकरे में डाल दिया, अगर उससे %0.5 भी या उसके बराबर वाला भी उन्होंने समझौता ईरान से किया तो ये उनकी हार होगी, जो कि उनको कतई मंजूर नहीं होगी। पहली बात। दूसरी बात, जो न्यूक्लियर का राग पिछले 3 महीने से अलाप रहे हैं और जो पिछले वाले ऑपरेशन में जब जून 2025 में जो उन्होंने ऑपरेशन किया था उसमें भी न्यूक्लियर करके उन्होंने सारा लड़ाई शुरू करी थी, उस पे अगर कोई कम डाउन करके यहां से निकलते हैं तो फिर उनके लिए एक बहुत जबरदस्त ह्यूमिलिएशन होगा और डिफीट होगी। तो जब तक आप उनको ऐसा एग्जिट नहीं देंगे तब तक ये समस्या नहीं खत्म होने वाली है, ये बिल्कुल क्लियर है। दूसरी बात मैं बताता हूं कि ईरान को इस बात का निर्णय लेना पड़ेगा कि क्या किस हद तक वो अपने देश को तबाह करवाने के लिए तैयार है। बिल्कुल। ईरान को बहुत जबरदस्त नुकसान हो चुका है। ईरान के जो प्रदर्शन हुए थे जनवरी में और पिछले वर्ष दिसंबर में, वो गरीबी, भूखमरी, लाचारी, इन्फ्लेशन के खिलाफ हुए थे, वही इन्फ्लेशन आज 5 गुना बढ़ चुका है, गरीबी उससे ज्यादा बढ़ चुकी है। तो ये भी देखना पड़ेगा कि इस स्टेज पे आके कौन सा ऐसा पॉइंट होगा जहां पर आकर के ईरान के अंदर से दोबारा आवाज उठ करके आएगी और शायद अमेरिका उसी के ऊपर कहीं ना कहीं बैंक भी कर रहा मतलब कह सकते हैं कि अमेरिका तलाश रहा है, वो मौका ढूंढ रहा है कि कभी हमें मिले और हम ईरान को दबाएं और अपना जीत जो है यहाँ पर घोषित कर दें। डील की जब बात हो रही है, सीजफायर को लेकर बात हो रही है और दोनों देश युद्ध नहीं करना चाहते, तो फिर सीजफायर का उल्लंघन बार बार क्यों हो रहा है और दोनों देशों के बीच आके धमकियों का दौर क्यों चल रहा है? सिंगल सर, अगला सवाल आपसे ही होगा और यही सवाल होगा कि आप कह रहे थे अभी थोड़ी देर पहले कि दोनों देश फ्रंट फुट पर आकर युद्ध नहीं चाहते। अगर युद्ध नहीं चाहते तो आखिर क्या वो बाधा है जिसकी वजह से ये डील नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से युद्ध विराम नहीं हो पा रहा है? और ये जो अस्थिरता है ये आखिर कब तक चलेगी? क्योंकि जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, क्या हम ये कह दें कि अब कूटनीति पूरी तरीके से विफल है? मैं ये तो नहीं कहूंगा कि ये कूटनीति पूरी तरह से विफल है, क्योंकि जो मीडिएटर हैं वो पूरी कोशिश कर रहे हैं और ईरान ने ऑफकोर्स कहा कि हमारी बातचीत नहीं हो रही है, लेकिन अगर वो विजिटर को एक्सेप्ट कर रहे हैं जो कि मीडिएशन करने, उनकी जो आपस में बातचीत कराने के लिए वो आपस में कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पर जो है ये नहीं कहूंगा कि जो है ईरान बात नहीं कर रहा है, बात कर रहा है। अभी जो है पाकिस्तान के जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं मोहसिन, वो वहां पर गए हुए हैं, कल गए थे वो, और वो सबसे मिले हैं। तो मिलने का जो उद्देश्य है उनका यही है कि वो जो ऑफर बातचीत जो चल रही है उसको लेकर के आगे से बढ़ा रहे हैं। तो डायरेक्ट नहीं हो रही है लेकिन इनडायरेक्ट बातचीत हो रही है। लेकिन क्या है कि ईरान जो ये कर रहा है, मैं अगर ईरान की तरफ से बात करूं, उसकी तरफ से बराबर ये कोशिश ये है कि अमेरिका को जो गल्फ कंट्रीज हैं वो सपोर्ट ना करें।
क्योंकि उसको यह है कि अगर प्रेसिडेंट ट्रंप को अगर मौका मिल गया तो हो सकता है वो दोबारा उनके ऊपर, ईरान के ऊपर एक लास्ट मोमेंट अटैक ना कर। उसका डर है ईरान। तो वो क्या कर रहा है, ईरान बराबर जो है जब भी कोई मौका मिलता है उसको, तो वो अपने जो कभी यूएई में हमला कर दिया, कभी इराक में ड्रोन भेज दिए, कभी जो ना कुवैत, अभी पीछे कल उन्होंने कुवैत को और बहरीन में भेज दिया। उनका उद्देश्य यही है, लग रहा है कि गल्फ कंट्री जो उनके जो नेबर है उन सबको वो धमका के रखें कि भाई अगर आपने अमेरिका को अपना एयर स्पेस अलाउ किया इस्तेमाल करने का, तो आप जो है सुरक्षित नहीं है, अमेरिका आपकी सुरक्षा नहीं करेगा। और उसको फायदा भी मिल रहा है कि जो सब देशों ने, गल्फ के कंट्रीज ने मोस्टली अमेरिका को मना कर दिया है कि हम आपको लैंड जगह नहीं देंगे या एयर स्पेस को इस्तेमाल करने को नहीं देंगे। तो इस तरह से ईरान अपने इस उद्देश्य में सफल हो रहा है कि अमेरिका को जो है वहां सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है जितना उसको चाहिए, ताकि वो फुल फ्लेज अगर सोचे भी, जैसा कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने पीछे कहा भी था कि हमने सोचा था कि हम जो है न्यूक्लियर जो एनरिच्ड यूरेनियम है उस पर जाके कब्जा कर लें, लेकिन हम उसको शेल्व कर। तो प्रेसिडेंट ट्रंप जो खुद ही अपने आप को बार बार इंडिकेट कर रहे हैं, तो ईरान भी उसके लिए सावधान है कि प्रेसिडेंट ट्रंप सोच सकते हैं फिर से फुल फ्लेज हमला करने की। तो डिप्लोमेसी अपनी तरफ चल रही है, लेकिन सजगता दोनों तरफ से भी चल रही है, और प्रेसिडेंट ट्रंप को ईरान मौका नहीं देना चाहता है कि वो फिर से फुल फ्लैग अटैक करे। तो ये सब जो हम देख रहे हैं वो उसमें देख रहे हैं। बाकी जो स्टिकिंग पॉइंट है वो तो हम सबको मालूम ही है। सबसे बड़ा जो है सिंगल सर, एक सवाल मन में है कि ये जो डील की बात चल रही है, क्या अगर इजराइल ने लेबनान पर हमले बंद कर दिए तो ये डील संभव है? देखिए, बात यह है कि जब हम इजराइल और लेबनान के बारे में बात कर रहे हैं, वहां पे 3 एक्टर हैं, इजराइल है और हिजबुल्लाह है और लेबनान की गवर्नमेंट। अब कल ही जो स्टेटमेंट आया है वहां लेबनान की तरफ से, उन्होंने वहां के राष्ट्रपति ने बोला है कि जो है लेबनान अपने आप में सॉवरेन कंट्री है, हमें ईरान की सहायता की आवश्यकता नहीं है, कि ईरान ने जो हमें मोहरा बना रखा है, बार बार वो लेबनान का नाम लेता, हिजबुल्लाह का नाम नहीं लेता। तो हिजबुल्लाह के साथ इशू है इजराइल का, तो यहां पे वो सेपरेट है दोनों इशू। तो इसमें थोड़ा सा हमें वो देखना पड़ेगा कि जब ईरान कहता है कि लेबनान पर हमले मत बंद करो, वो एक्चुअली वो हिजबुल्लाह के लिए बोल, डायरेक्टली हिजबुल्लाह नहीं बोलते, वो लेबनान बोलते। और लेबनान और इजराइल के बीच में बातचीत बराबर चल रही है। तो इसमें प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी माना है इसको कि भाई बेरूत पे जब हमला करने की बात थी तो उसको इजराइल को उन्होंने रोक दिया था बेरूत के लिए, लेकिन सदर्न लेबनान में वो बराबर अटैक एक दूसरे के ऊपर चल रहे हैं। तो ये थोड़ा सा यहां पर एक एंगल आ गया है कि ईरान हिजबुल्लाह को सेफगार्ड करना चाहता है, लेबनान को नहीं। जो कि लेबनान की गवर्नमेंट कह रही है कि हम हिजबुल्लाह को हम मानते नहीं है और हम चाहते हैं वो निकल जाए। ऑफ कोर्स उनमें इतनी शक्ति नहीं है कि वो निकाल पाए, तो वेल एंट्रेंच्ड। तो यहां एक वो एंगल है। तो मेरे ख्याल से ये वाला जो इशू है, जब ओवरऑल बातचीत हो, जब समझौते होने वाली बात होगी, तो उसमें भी ये पक्ष रखा जाएगा अमेरिका की तरफ से, और रखा जा रहा होगा हमको, कि भाई आप हिजबुल्लाह की बात कर रहे हैं या लेबनान के बात। बिल्कुल। तो वहां पर जो है मुझे थोड़ा वहां पर दिख रहा है कि वहां पर लीवरेज आएगा। ठीक है माथुर सर, क्योंकि जिस तरीके से ये हम समझ रहे थे कि अगर इजराइल और लेबनान के बीच में अगर ये युद्ध रुकता है, क्योंकि ईरान यही कह रहा है कि जब तक युद्ध नहीं रुकेगा तब तक डील नहीं होगी, लेकिन इधर डील में पैसे को लेकर भी कुछ अनबन चल रही है, कई तरीके की बाधाएं सामने आ रही हैं। इस वजह से क्या ईरान इस वक्त खिंचा हुआ है और इस तरीके की चेतावनी और धमकी दे रहा है? सुचित्रा दीजिए, पहले 1 मिनट में तो हिजबुल्लाह वाले उस पर बताना चाहता हूं कि हिजबुल्लाह का क्या इशू है। हमको लेबनान की गवर्नेंस का मॉडल थोड़ा सा, एक छोटा सा मैं उसको बताना चाहता हूं कि गवर्नेंस वहां इस प्रकार की है कि 3 समुदायों में वो गवर्नेंस बटी हुई है। हेड ऑफ द नेशन एक क्रिश्चियन होता है, जो उनका प्राइम मिनिस्टर होता है, वो जो नंबर 2 मैन है वो सुन्नी मुसलमान होता है, और जो उनके जो असेंबली है उसका स्पीकर टाइप है जो वो शिया मुसलमान है। और इसकी वजह से उस अपॉइंटमेंट को ईरान की सरकार की तरफ से
मिलियंस ऑफ डॉलर्स दिए जाते हैं हिजबुल्लाह को मनाने के लिए, हिजबुल्लाह को बना करके आगे उसको इक्विप करने के लिए, आर्म करने के लिए, ट्रेन करने के लिए। ये बात सबको मालूम है, ऑफिशियल कुछ नहीं है ये। तो जब आप बात इसकी भी कर रहे हैं कि लेबनान की सरकार का भी 1/3 हिस्सा जो है वो कहीं ना कहीं हिजबुल्लाह के साथ खड़ा नजर आता है, तो इसको भी इवेंचुअली इसको कैश करने के लिए समय की आवश्यकता पड़ेगी। और जो सुन्नी मुस्लिम फैक्शन है शायद वो भी कहीं ना कहीं कभी किसी स्थान समय पर उम्मा शुम्मा ये चीजें बात करके वो भी कहीं इसकी तरफ ना हो। ठीक है माथुर सर, आप ही के पास आऊंगी। जो सवाल था कि पैसे को लेकर ईरान और अमेरिका के बीच में ये जो डील अटकी हुई है, क्या ये वो खेज है जिस वजह से ईरान हमले भी कर रहा है, धमकी भी दे रहा है और अब ये कह रहा है कि अब अगर युद्ध होगा तो बहुत भीषण होगा? तो चित्रा देखिए, एक और बात मैं आपको क्लियरली बताना चाहता हूं कि अमेरिका ईरान को पैसे देने पर राजी नहीं होगा। अब आप ये प्रश्न अपने आप से करके देखें कि ईरान के ऊपर अमेरिका ने ब्लॉकेड क्यों लगाया। ब्लॉकेड इसलिए लगाया गया है ताकि ईरान के ऊपर आर्थिक रूप से दबाव बढ़ाया जा सके। और अगर उसी ईरान को वो 8 अरब डॉलर या 16 और 17 अरब डॉलर जो ईरान मांग रहा है वो दे देगा तो इस ब्लॉकेड का मकसद ही खत्म हो गया। फिर जो दबाव उनके ऊपर था वो दबाव समाप्त हो गया। तो मेरा यह मानना है कि वो अमेरिका इस बात पर राजी होना उसका मुश्किल है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अमेरिका ने कहना शुरू कर दिया है, डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा है, अमेरिका के एक मंत्री ने भी कहा है कि आप कंपनसेशन की क्या बात कर रहे हैं, आप कंपनसेशन उन गल्फ कंट्रीज को दें जिन पर आपके फायर की वजह से नुकसान हुआ है। अर्थात यूएई हो गया, कतर हो गया, बहरीन हो गया, कुवैत हो गया। उसका मतलब बिल्कुल साफ है, वो ईरान को ये बता देना मैसेजिंग कर रहे हैं कि जिस पैसे की आप बात कर रहे हो वो पैसा इन देशों के जो नुकसान की भरपाई के लिए किया जाएगा। तो ये बात मुझे लग रहा है कि अमेरिका ईरान को फिलहाल किसी किस्म के पैसे की बात पर वो राजी होने की संभावना कम है, क्योंकि पैसा देते ही उनके ब्लॉकेड का मतलब खत्म हो जाएगा और जो चीज उनके ऊपर दबाव डालने वाली थी वो दबाव कहीं ना कहीं लीड हट जाएगी। तो इस वजह से पैसे के ऊपर बात नहीं बनेगी। कोई बात ठीक है। सिंगल सर, एकदम क्विक रिस्पांस की आज की जो मौजूदा स्थिति आपको क्या लगता है आने वाले एक हफ्ते में ये जो युद्ध है जिसको लेकर हम रोज चर्चा कर रहे हैं, क्या स्थिति होने वाली है? देखिए, मेरे विचार से ये जो चल रहा है ये अभी चलता रहे ये, लेकिन फुल फ्लैज वॉर के चांसेस, अनलेस की कहीं मिसकैलकुलेशन हो जाए, कहीं गलत हो जाए, क्योंकि हाई टेंशन चल रहा है, ये मेरे विचार से चलने, ये हमें जो उम्मीद है कि कल को समझौता हो जाएगा, परसों को समझौता हो जाएगा। ठीक है, मतलब यानी कि इतनी जल्दी ये समझौता संभव नहीं है जिसको लेकर ये स्थिति हम देख रहे हैं। उसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़े। माथुर सर आपका भी, सिंगल सर आपका भी। आपके अनुभव से हमें समझ में आता है कि ये जो पूरी दुनिया में युद्ध चल रहा है और खासकर ईरान और अमेरिका के बीच में ये जो पूरा मामला भी गरमाया हुआ है, ये कैसे और कब शांत होगा, उम्मीद इसकी बहुत ही कम नजर आती है। चर्चा में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।